तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले क्या होता है पावर या फिर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हेन इट इज़ इमर्स्ड इन ए लिक्विड। डन है। तो बॉयज़ बहुत ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल में मैं आपको फॉर्मूला याद करना सजेस्ट नहीं करूँगा, तो आप यहीं से ड्राइव करके उसको निकाल लेना। डन है। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा तब तुम्हें वहाँ पे दिखेंगे। डन है ना। तो मैटसन, रोहित, किरण, विनीत, ध्यान दो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और फॉर्मूला याद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं तुम लोग याद ना करो, तो बहुत ध्यान दो। सो यहाँ पे हम दो केसेस लेंगे, दैट इज़ कंपेयर ही करते हैं हमेशा फिजिक्स में। एक तो जब बाहर रखा होगा तब, और दूसरा जब लिक्विड के अंदर रखा होगा तब। तो मैंने यहाँ पे एक लेंस लिया। डन है। ये लेंस अभी क्या है, तुम्हारे एयर में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, सिंपल। तो जैसे ये हवा में रखा हुआ था, ये मैंने बना लिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। डन है। ये यहाँ से एक लाइट आया, सपोज ए इस तरफ बेंड हो गया। डन है क्या, इंसिडेंट ए आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड हो गया। ये जाना कहाँ, यहाँ चाहता था, आफ्टर एंगल बेंड हो गया, मतलब पावर है इसमें। मान लो एक और लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ये भी बेंड होके ये निकल पड़ा। डन है। तो ये बन गया इसका फोकल लेंथ। कहाँ में, जब ये एयर में रखा हुआ था तब, मतलब इसका आउटसाइड में क्या है, एयर रखा है, तो तब इसका फोकल लेंथ ए था। डन है। तो इसमें बाहर में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये अंदर में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है, ग्लास से बना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको मैं एनी हाउ थोड़ा सी बात एन ऑफ जी लिख दूंगा, और एन ऑफ एयर को एन ए लिखूंगा। क्या है, बातें क्लियर है। अभी दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन में सेम मैंने इसी लेंस को लिया, यही लेंस है, ठीक है, यही वाला लेंस है, इसको मैंने क्या कर दिया, अभी उठा के लिक्विड के अंदर डिप कर दिया। तो जैसे ही लिक्विड के अंदर मैंने डिप किया तो क्या होता है देखो। तो यहाँ पे अभी क्या रखा है, एन ऑफ क्या है, लिक्विड है। अभी बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड है, जिसको मैं एन ऑफ एल लिखूंगा। समझना, यहाँ पे अभी लिक्विड है पूरा, यहाँ पे सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के अंदर ये वाला लेंस क्या है, इमर्स्ड है। डन है क्या, सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। और एनी हाउ ये वही ग्लास है, तो ए जाएगा एन ऑफ ग्लास, जिसको मैं लिख दूंगा एन जी। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसमें भी लाइट आता है, ये आया लाइट, यहाँ आने के बाद सपोज यहाँ से कट गया। डन है। यहाँ पे एक और लाइट आया, ए कट गया, ए रहा। डन है क्या। तो ये क्या बना तुम्हारा, फोकल लेंथ बना, किसमें, जब ये लेंस लिक्विड में रखा हुआ था। यहाँ तक हमें दोनों चीज़ें समझ आते हैं। और एनी हाउ इस लेंस का क्या है, देखो ये है फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस है, तो इसका भी कुछ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 रहेगा, और यहाँ पे इसका सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, let us consider a lens is placed in air followed by मानते हैं कि एक लेंस को एयर में रखा गया था, उसके तुरंत बाद followed by placed in liquid, उसके बाद ही हमने उसको लिक्विड में रखा। एंड लेंस हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो लेंस है, लेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज एन ऑफ जी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस तरह के दो सरफेस बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज R1 एंड R2। यहाँ तक बातें क्लियर है। एंड फोकस एज एफ ऑफ ए इन एयर, जब एयर में रखा था तो एफ ऑफ ए में फोकस बना दिया, एंड एफ ऑफ एल किस में, जब इसको लिक्विड में हमने रखा था तब। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, जो फेमस फॉर्मूला मैंने लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको पढ़ाया था, क्या आपको याद है, लेंस मेकर फॉर्मूले मैंने क्या बताया था, 1/f, जिसे एनी हाउ हम पावर बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, म्यू। डन है क्या, किस सरफेस में है, किस में है, मीडियम में, अपॉन किस में था, -1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 -r2। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो इसी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो पावर जब ये एयर में था, जब ये लेंस एयर में रखा गया था, तो फोकल लेंथ भी कुछ एयर में बना, इजिकल टू इस म्यू को कैसे लिखते हैं, अभी कहाँ पे है, अपॉन पहले कहाँ में था,
अब ये कहाँ में है, ग्लास में है, अब ये ग्लास में है, μ2 1 लिख रहा हो, ठीक है, अभी ग्लास में है, कंपेयर टू पहले कहाँ में था, एयर में था, -1 1/r1 माइनस r2। यहाँ तक डन है। तो इसको मैं अगर प्यार से लिख दूँ, PA इजिकल टू 1/f(a) इजिकल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो Ng माइनस वहाँ चला जाएगा तो Na रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई Na, यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। ये बन गया तुम्हारे पास एक इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ भी बनाएंगे, तो सिमिलरली यहाँ भी बनाते हैं। सिमिलरली जब हम इसी इक्वेशन को इस केस के लिए बनाएंगे, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, पावर जब ये लिक्विड में रखा था तो किसके बराबर होगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लिख डाला, इजिकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कहाँ पे है, लिक्विड के मतलब लिक्विड से यहाँ है ना, तो अभी कहाँ पे है, ग्लास में है, डिवाइड पहले कहाँ पे था, लिक्विड में था, -1 और यहाँ पे 1/r1 माइनस r2 ये लिख दिया। सो P ऑफ L इजिकल टू 1/f(l) इजिकल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो Ng माइनस n लिक्विड बट्टा n लिक्विड, यहाँ आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। डन है क्या। नाउ अभी इंपॉर्टेंट स्टेप, नाउ हम कंपेयर कर रहे हैं किससे किसको, अभी कितना है, लिक्विड में कितना है कंपेयर टू एयर। नाउ लिक्विड में पावर कितना हुआ, नाउ PL बट्टा PA निकालना चाहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। लिक्विड में पावर में क्या चेंज आया कंपेयर टू जब एयर में रखा था। सो PL बट्टा PA करो यहाँ पे। सो PL इजिकल टू, PL क्या क्या है तुम पे, 1/f(l) विच इज़ इक्वल टू Ng माइनस NL बट्टा NL। डन है क्या। और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइड किससे करना चाहते हैं हम, एयर के कंपैरिजन में। सो P ऑफ A, सो P ऑफ A इजिकल टू 1/fa विच इज़ फर्दर इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, Ng माइनस Na डिवाइडेड बाई Na 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक हमें समझ आता है, डन है। अब देखो ये दोनों इक्वल टू है तो इनसे कॉमन इक्वल टू बनाया जा सकता है। सो ये वाले फिर हमारे हट जाएंगे, ये कॉमन इक्वल टू वाला हमने डाल दिया। अब देखो इसमें से क्या टर्म कट जाएगा, ये टर्म तो पूरे कट जाएंगे, ये टर्म पूरे कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा फिर। सो PL इजिकल टू, अब दिख रहे हैं रेसिप्रोकल है, सो 1/FL, तो FL नीचे पहुँच जाएगा और FA ऊपर आ जाएगा, बेसिक है, ठीक है ना। ऐसा होता है ना 1/2 बट्टा 3/2 हो तो तुम लोग इसको कैसे लिख देते हो, 1/2 और 2 को ऊपर चढ़ा के 3, ऐसे रहे ना। तो ये वाला तो नीचे आ जाएगा, दैट इज़ FL। सो FL वाला टर्म नीचे आ जाएगा, अच्छा PL बट्टा PA। सो FL वाला टर्म नीचे आ जाएगा और FA ऊपर आ जाएगा। सो FA बट्टा FL इजिकल टू, ए कट गए, कटने के बाद ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पे, Ng माइनस NL बचा, ये नीचे वाला टर्म नीचे NL आ गया, डन है। ए वाला ऊपर चले जाएगा, दैट इज़ N ऑफ A, और नीचे क्या रह जाएगा ये वाला Ng माइनस Na। यहाँ तक आया बात, डन है क्या। अब देखो एनीहो हम यहाँ पे फोकल लेंथ की कंपेयर करेंगे, पावर को तुम एनीहो उसको कोई भी चीज़ को कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ओनली फोकल लेंथ को कंपेयर करना चाहता हूँ क्योंकि फोकल लेंथ ही आपसे निकालने बोलेगा वो। इजिकल टू क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, Ng माइनस NL, ठीक है, FA/FL, Ng माइनस NL लिख दिया। यहाँ बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस एयर। ऑल्सो हमने बहुत पहले ही एक ए मान लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 लेते हैं, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 लेते तो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसा निकल के आएगा, F ऑफ A बट्टा F ऑफ लिक्विड कैसा निकल के आ जाएगा, ज़रा देखो, N ऑफ ग्लास माइनस N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बट्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो रहेगा
एन ऑफ ए को क्या कर लोगे तुम, 1 मानोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को 1 मान लोगे, सो ग्लास माइनस इसको फिर से 1 मानना है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एफ ए बट्टा एफ एल इजिकल टू एन जी माइनस एन एल डिवाइडेड बाई एन एल एन जी माइनस 1। ये हो गया। एनी हाउ तुम्हें लिक्विड का निकालना था, तो लिक्विड का निकालने के लिए इसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ। सो एफ ऑफ एल को मैंने इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फोकल लेंथ इन एयर और एन एल क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे एन एल एन जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए टर्म पूरा नीचे आएगा, एन जी माइनस एन एल। सो ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला निकल के आता है ना, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकालते हैं फोकल लेंथ व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए लिक्विड। और ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा टफ है क्योंकि याद नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह बहुत ही अटपटा फॉर्मूला है। तो मैं हमेशा यही यूज़ करूँ, मतलब आप लोग जब भी इसको करोगे तो इस तरह 2 डायग्राम बना लेना, बना के एक बना लेना एयर के लिए और एक बना लिया इसके केस में, उसके बाद इसको सेम इसी डेरिवेशन में कर जाना, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? अब ज़रा इंपॉर्टेंट बात देखो, एनी हाउ यहाँ पे फोकल लेस और ये वाला मल्टीप्लाई टर्म, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बकवास ना करके आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत नोट करने वाली बात है। नोट, हमेशा फोकल लेंथ लिक्विड में, जब भी आप कोई लेंस को लिक्विड में डालते हो, डन है, तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा आता है कंपेयर टू जब वो एयर में था। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, एयर में इसका फोकल लेंथ, इसका पावर ज़्यादा था, फोकल लेंथ कम कर रहा था, एयर में ज़्यादा पावरफुल शो कर रहा था। लेकिन वही लेंस को जब हमने पानी के अंदर या कोई लिक्विड के अंदर डाल दिए तो हमने देखा है कि यहाँ पे तो कम डिविएट कर रहा है, कम बेंड कर रहा है, तो इसका पावर कम हो गया, पहले बड़ा। दैट इज़ लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में इसका पावर कम हो जाता है कंपेयर टू जो पावर एयर में रहता है। तो लिक्विड में पावर कम हो गया, ऑब्वियसली फोकल लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया होगा लिक्विड में, और एयर में वो कम था, डन है क्या? इसीलिए चश्मा पहन के, अगर आप चश्मा पहन के अच्छा देख लेते हो इस दुनिया में, तो पानी के अंदर जाओगे तो वो चश्मा से आपको क्लियर उतना नहीं दिखेगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो नोट करने वाला, पहला नोट करने वाला पॉइंट, हमेशा लेंस को आप जब लिक्विड के अंदर डालते हो तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, डन है। और वही लेंस को जब तुम ऐसे हवा में रह के पहनते हो तब उसका पावर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मतलब आप जितना चश्मा बनाया तो उतना पावर रहेगा, लेकिन वही चश्मा पहन के पानी में उतरोगे तो आपको उतना खास बढ़िया नहीं दिखेगा। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? और इसके साथ और थोड़े बहुत चीज़ों को डिस्कस करना है हमें, तो उसके लिए 1 मिनट टाइम दो मेरे को। अब ये तो हमने देख लिया कि ऐसा कुछ चीज़ है। अब देखो, अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाए, आपने ऐसा कुछ लिक्विड ले लिया, ये सपोज आपका वही लेंस है, आपने यहाँ पे ऐसा कुछ लिक्विड ले लिया, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा ना, इसका कुछ ग्लास का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और आपने बाहर जो लिक्विड लिया दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, सॉरी एन से लिखता हूँ मैं, एन ऑफ एल, और ये वाला एन ऑफ ग्लास, डन है, जी एल ग्लास है, ठीक है, एयर नहीं है। दिख रहा है क्या? अभी आपने जो यहाँ पे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन जी, ये दोनों बाई चांस सेम हो जाएंगे तो भाई लाइट को क्या पता चलेगा यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है? नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, फिर तो सीधा ऐसे निकल जाएगा, जो उसको बेंड होना था वो बेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट सीधा आपका निकल जाएगा, डन है क्या? तो इसी को वो लोग एक केस बना के आपको समझाते हैं, डन है, क्योंकि सेम मीडियम में नहीं हो, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट बेंड नहीं होता है, मीडियम चेंज होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तभी लाइट बेंड होता है। और आपने यहाँ पे सेटअप भी कुछ ऐसा किया, जैसे ग्लिसरीन का खास करके, ग्लिसरीन के अंदर अगर आप डालते हो ना लेंस को, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम है, तो वहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होते हुए दिखता ही नहीं है आपको, डन है क्या? तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों अगर सेम आ जाए तो इस फॉर्मूले में देखो, तो फोकल लेंथ क्या बनेगा लिक्विड में, ये है हमारे पास फॉर्मूला, फोकल लेंथ इन एयर एन एल एन जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन जी माइनस एन एल। आप खुद देख के बता रहे हो, अगर दोनों का फोकल लेंथ सेम हो जाए, क्या ये इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा, मतलब ये कहीं पे फोकस ही नहीं होगा, मतलब कहीं पे होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड फोकस है, डन है क्या? सो ऐसा अगर हो जाए तो क्या देखोगे आप, देखो एन जी और एन एल सेम आ गया तो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम क्या लिखेंगे, एफ एल इजिकल टू एफ ए एन एल एन जी माइनस 1 बट्टा 0, समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, डन है क्या? सो यहाँ पे नोट ले लेते हैं, जो आपको समझ आ गया होगा, नोट
इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जिसके अंदर ये डालने वाला है, एंड ग्लास दैट इज लेंस का, ठीक है, ग्लास नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एंड लेंस जिससे लेंस बना है, आर सेम, अगर सेम हो जाए देन फोकस इज इन्फिनाइट। क्या बात है, क्लियर है क्या? सो फोकस क्या है, इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ तब क्या बन जाएगा लिक्विड में, इन्फिनाइट बन जाएगा। और पावर का रिश्ता क्या है, 1/, फोकल लेंथ, तो दैट इज पावर कितना हो जाएगा, 1/, इन्फिनाइट, जो कि आपको देगा 0, मतलब पावर रहेगा ही नहीं, मतलब ये डेविएट कर ही नहीं रहा है एंगल में। क्या है बात है, क्लियर है? ये पहला केस हो गया। अब देखो दूसरा एक और छोटा सा केस बचता है, केस, इसको केस 1 मान लेते हैं, इसको केस 2 में डिस्कस करते हैं। अभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, म्यू ऑफ एल इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ग्लास। हम क्या कहना चाहते हैं तो ध्यान दो, ये तुम्हारे पास वही लेंस है, डन है, तुमने इसको यहाँ पे रख दिया, ये जो लिक्विड है, इसका बाहर में जो लिक्विड रखा है ना, उसका बेंडिंग पावर ज़्यादा है, दैट इज़ यहाँ पे जो लिक्विड है उसका बेंडिंग पावर ज़्यादा है कंपेयर टू इसका जो ग्लास का बेंडिंग पावर है, ठीक है। इसको मैं म्यू से लिखूँ या एल से लिखूँ, समझ जाना, मतलब एन लिखूँ या म्यू लिखूँ, एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, ये रहा वो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस केस में अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ग्लास का कम है, तो यही लेंस आपको पता है कैसा बिहेव करेगा, ऐसा, किसके जैसा बिहेव करेगा, एज ए कॉनकेव लेंस। दिख रहा है क्या? सो लिख देते हैं यहाँ पे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड is higher than the refractive index of lens, then lens behave as concave lens। डन है, तब लेंस कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। और अगर एक कॉनकेव लेंस के जैसा ये चीज़ बिहेव कर रहा है, अगर एक कॉनकेव लेंस के जैसा ऐसा बिहेव कर रहा है, तो देयरफॉर आपको इसका फोकस कैसा मिलेगा, आपको इस केस में फोकस कैसा मिलेगा, आपको इस केस में फोकस क्या पीछे की तरफ मिलेगा, मतलब आपको नेगेटिव मिलेगा। तो फोकस आपको कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव नेचर का मिलेगा, क्योंकि हमने बात किया था कॉन्वेक्स लेंस में हम फोकस नेगेटिव लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो भाई कॉन्वेक्स लेंस दिया है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल में नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन में आते हैं, और वो क्यों आता है बेसिकली, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज़्यादा है और ग्लास का कम है, तो ये बिहेव ही करने लग जाता है एज ए कॉनकेव लेंस। तो फोकल लेंस इसमें नेगेटिव आता है, सो इसका पावर भी क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1/f है। और अगर f का वैल्यू ही नेगेटिव है, सो 1/, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आपका पावर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्या ये बातें हमें क्लियर है, डन है क्या? चलो, तो ये था बेसिकली जब हम लेंस को इमर्स करते हैं कोई भी लिक्विड में। तो जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो आप सेम इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला याद अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहा है तो बेटर है कि तुम इसी स्टेप से कर लो, तो भाई डेरिवेशन भी रिवाइज हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। डन है? तो ये था आज के वीडियो में, और कल हम देखेंगे जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तब उसमें क्या इफेक्ट होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय।